डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल रीडिंग हिंदी की शिक्षिका हूँ और अगले भाग में आप सबका स्वागत है। लहासा की ओर भाग 2 समझ रहे हो ना। अभी तक मैं आप लोगों को लहासा की ओर के बहुत सारी बातों की जानकारी दे चुकी हूँ। लेखक कौन है, किस प्रकार के थे, क्या उनका नाम था और बाद में फिर उनका नाम बदल कर क्या रखाया, ये सब लोग जान गए। केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन कैसे बन गए, बौद्ध धर्म ग्रहण किए, कैसे वो तिब्बत की यात्रा, सबसे पहली तिब्बत यात्रा इन्होंने 1929 में जो की है, उसमें कैसे जब अनुमति नहीं थी भारतीयों को तिब्बत जाने की, तो किस प्रकार से छद्मवेश में इन्होंने यह तिब्बत जाने की अपनी इच्छा को पूरा किया। साथ में उनके कौन थे, बौद्ध भिक्षु मित्र जो थे जिनका नाम सुमति था, वे मुस्लिम थे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका नाम सुमति पड़ा। तो इस तरह से साथ दिए भद्रवेश में उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिला रहने के लिए तिब्बत में, और जब भिखारी के वेश में थे तो उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान दिया गया। तो इसका कारण क्या था वो भी मैं आप लोगों को बतला चुकी इसके पहले भाग में कि सुमति के जान पहचान के लोग बहुत थे। सुमति अच्छे स्वभाव का था, व्यवहार कुशल था, मिलनसार था, फलस्वरूप वह उसके जान पहचान के लोग हर जगह बन जाते थे। और इसी कारण लेखक को वहाँ पर भिखारी वेश में भी ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। जबकि दूसरी बार जब वो गए वहाँ पर 5 वर्ष की बात की बात है, तो उन्हें रहने के लिए जब भद्रवेश में थे फिर भी रहने के लिए अच्छा जगह नहीं मिला, अच्छे स्थान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उस समय शाम का समय था और शाम के समय वहाँ के लोग क्या करते हैं, छंग पीते हैं। छंग किसको कहते हैं तो जान गए तुम लोग, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। उस नशीले पदार्थ के सेवन करने के बाद वहाँ के लोग का होश ठिकाने में नहीं रहता, उन लोग होश हवास खो बैठते हैं। फलस्वरूप कोई आ जाए तो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। यही बात थी जिसके कारण उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। भद्रवेश में रहने के बावजूद लेखक को अच्छी जगह नहीं मिली। ठीक है, फिर कौन सा खतरनाक जगह है वो भी बतला दी आप लोगों को। कौन सा खतरनाक जगह है? डांडा थोंगला। क्यों है? एक तो बहुत ऊंचाई, 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर, और इसके अलावा क्या है उसमें कि नदियों का मोड़ है, पहाड़ों का किनारा है, जिस कारण वहाँ आबादी नहीं है। निर्जन स्थान है। निर्जन स्थान है, अपराधी पकड़ है, समझ रहे ना। तो वैसे जगह में कौन रहते हैं? डाकू, चोर, लुटेरे, और हर यात्री को उस रास्ते को पार करने में जान माल का खतरा बना रहता है। और जान माल का खतरा बने रहने का और भी एक कारण है कि वहाँ हथियार कानून नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि बंदूक पिस्तौल को लोग लाठी डंडों की तरह लेकर चलते हैं। तो वहाँ पर अगर किसी की हत्या भी कर दी जाए तो उसकी भी खोज नहीं होती, हत्यारे को सजा नहीं मिलती, और उस स्थान पर अगर हत्या हो जाए तो वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हम कहानी को आगे अब बढ़ाते हैं। अब सुनोगे, आगे हम बढ़ा रहे हैं। कहाँ तक बढ़ा दिए थे? डाढ़े के ऊपर पहुँच गए। डाढ़े के ऊपर सर्वोच्च स्थान पर किनका घर क्या है? डाढ़े के देवता का स्थान है, जहाँ किससे सजाया जाता है वहाँ पर देवता का स्थान? पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींग एवं रंगे झंडियों से वह जगह सजा होता है। जब वो उतरने लगे तो क्या हुआ? घोड़ा किनका धीमा हो गया? लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा। घोड़ा जब धीमे चलने लगा तो लेखक ने क्या सोचा कि यह घोड़ा धीमे चल रहा है, शायद
क्या हो गया है? ऊंचाई तय करने के कारण थकावट की हो गई है, फलस्वरूप वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है जल्दी। तो उन्होंने धीमे धीमे ही लेकर का घोड़ा धीमे चलने के कारण वह अपने साथियों से बहुत पिछड़ गए थे। और लेखक ने अपने आप को किसकी तरह कहा कि स्पेनिश उपन्यासकार डॉन क्विक्सोटो जो घोड़े की सवारी करता था उसी की तरह वह झूमते हुए चले जा रहे, सरपट भागे नहीं जा रहे, झूमते हुए चले जा रहे, क्योंकि घोड़ा सुस्त है। तो धीमे धीमे वो चल रहे हैं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, ये समझ भी नहीं आ रहा था। इतना सुस्त हो गया था कि घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, इस तरह से घूमते हुए वो चल रहे थे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता है। जब घोड़े को तेज गति करने के लिए प्रयास करते लेखक तो और भी वह घोड़ा सुस्त पड़ जाता था। मैं बाएं का रास्ता, फिर उन्होंने क्या एक जगह देखी, एक जगह दो रास्ते थे। लेखक भ्रम में पड़ गया, कौन सा सही रास्ता पता नहीं चला और बाएं का रास्ता ले लिए। बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चले गए, इतना आगे चले गए। फिर आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। लंगोर जा रहे थे ना, तो किसी से बाद में जब मील 1.5 मील आगे बढ़ गए तो किसी से उन्होंने पूछा कि लंगोर का रास्ता यही है क्या? तो वहां किसी ने कहा कि लंगोर का रास्ता तो दूसरा था, यह आपने गलत रास्ता पकड़ लिया है। तो लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था, आपने बाएं वाला रास्ता पकड़ लिया, यह लंगोर का मार्ग नहीं है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, फिर लौटना पड़ा मील 1.5 मील आगे बढ़ने के बाद। तो समझ रहे हो ना, एक घोड़ा सुस्त था, दूसरा क्या हो गया, लेखक गलत रास्ता पकड़ लिए, फसल और पीछे पड़ गए अपने साथियों से। समझ रहे हो ना, अपने साथियों से और पीछे पड़ गए। फिर उनको उस वही रास्ता पकड़ना पड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते थे। सुमति तो बहुत पहले पहुंच चुका था, लेखक तो बहुत पीछे हो गए। क्यों पीछे हो गए लेखक? उसके 2 कारण थे। पहला कारण क्या था? उनका घोड़ा था सुस्त। उनका घोड़ा क्या हो गया था? सुस्त हो गया था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि उन्होंने गलत रास्ते पकड़ लिए थे। उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया था, फलस्वरूप उन्हें फिर लौटकर उस रास्ते पर आना पड़ा। तब कहीं जाकर वो सही मार्ग पर चले और सही लंगोर का रास्ता पकड़कर आगे बढ़े। तो मैं सुमति पहले से इंतजार करता हुआ मिला। सुमति मंगोल जाति का था। तो मंगोलों के बारे में कहा जाता है वो लाल होते हैं, उनका रंग लाल होता है। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे, और अब वह पूरे गुस्सा में था। तो गुस्सा में तो ऐसे भी कहता है गुस्से में लाल पीला होना, गुस्सा में चेहरा ऐसे ही लाल हो जाता है। मंगोल जाति के होने कारण उनका चेहरा स्वाभाविक रूप से लाल था, और गुस्से में उनका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया। मंगोलों का मुख वैसे ही लाल होता है और गुस्से में और भी अधिक लाल हो गया। समझ रहे हो ना? तो गुस्से में और अधिक लाल हो गया। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। गुस्से में लेखक से वो कहते हैं कि बहुत देर इंतजार करना पड़ा, प्रतीक्षा बहुत लंबी करनी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। वो ठंडा इलाका है, बर्फ गिरता है,
तो कंडे एक प्रकार का ईंधन है जिससे गर्मी मिलती है। तो उसने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, समझ रहे हो ना, कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। वो इतना इंतजार उनको करना पड़ा, 2 टोकरी कंडे फूके, 3 बार चाय को गर्म किया, तब तक वो नहीं पहुंचे थे, अभी वो पहुंचे हैं। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। लेखक राहुल सांकृत्यायन का स्वभाव पता चलता है, इतने अच्छे उदार विनम्र स्वभाव के थे। मंगोलों, उनके मित्र बौद्ध भिक्षु मंगोलियन थे और उन्होंने गुस्से में जब कहा तो लेखक उसका जवाब गुस्से में नहीं दिया, बड़े ही नरमी से जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा सुनोगे बच्चे ध्यान से, बहुत ही नरमी में जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देखो किस प्रकार से जवाब दिए, वो भी उकता जाते, घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था, वो भी गुस्साते, परेशान होते, बोलते इसके लिए, इस परेशानी के लिए, लेकिन कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता, कितनी नरमी उनमें देखने को मिली। उन्होंने क्या कहा, मैंने मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। यह घोड़ा मुझे किस तरह से धीरे धीरे लाया है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, घोड़ा जिस प्रकार से सुस्त था, मैंने सोचा भी नहीं था कि अब तक पहुंच पाता। मैंने तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखा था। ऐसा किसने कहा, लेखक ने कहा। किनसे कहा, सुमति से कहा। कहाँ पर, लंगोर का जब रास्ता हम तय कर रहे थे, लंगोर जा रहे थे, तब उन्होंने यह बात कही। कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। फिर सुमति के बारे में भी कहा गया है, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, तुरंत उसका गुस्सा शांत भी हो जाया करता था। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। अब लंगोर की बात है। अब देखो ये लंगोर पूछे, थोंगला, डाल थोंगला, लंगोर में उन्हें एक अच्छी जगह मिली, वह अच्छी जगह पर ठहरे। वहाँ यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। किनके, सुमति के। सुमति इतना लोकप्रिय थे, हर जगह उनके यजमान मौजूद थे, हर जगह उनके यजमान थे। तो देख रहे हो ना, हर जगह उनको थोंगला में भी जान पहचान के लोग होने के कारण अच्छी जगह मिली थी। यहाँ भी लंगोर में भी सुमति की जान पहचान के लोग हैं, तो यहाँ भी उन्हें अच्छी जगह मिली। यहाँ उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, चाय और सत्तू। सत्तू अनाज भून करके उसका पाउडर बनाया जाता है सूखा, उसको सत्तू कहते हैं। चने का सत्तू, ज्वार का, बाजरे का, सबको भून करके इसको पीसा जाता है, उसे ही सत्तू कहते हैं। पाउडर जैसा हो जाता है, वो खाने के लिए जो मिलाया जाता है। तो पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। थुक्का वहाँ का विशिष्ट व्यंजन, तिब्बत का विशेष व्यंजन है थुक्पा। थुक्पा मिला, समझो ना, कहाँ का है विशेष व्यंजन, तिब्बत का है विशेष व्यंजन, तिब्बत का विशेष व्यंजन है ना। तिब्बत का यह विशेष व्यंजन है। उन्हें गर्मा गर्म थुक्का खाने को मिला। कहाँ पर मिला, लंगोर में मिला। लंगोर में कहाँ मिला उन्हें रहने का स्थान, अच्छा स्थान मिला। क्यों मिला, क्योंकि सुमति उनके पास है। सुमति के यजमान
वहाँ भी थे, सुमति के जान पहचान के लोग वहाँ भी थे, इसलिए उन्हें इस प्रकार का अच्छा स्थान और खाने को भी अच्छे व्यंजन दिए गए। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। अब सुनोगे कहाँ पहुंच गए ये? तिंगरी के विशाल मैदान। लंगोर के बाद कहाँ गए ये? तिंगरी के विशाल मैदान, तिंगरी। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान, तिंगरी एक जगह है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। जो कैसा था? पहाड़ों से घिरा हुआ टापू। टापू किसको कहते हैं? चारों ओर पानी हो, बीच का कोई सब सूखा हो, पानी के बीच में जमीन कहीं दिखाई दे, सूखा जगह दिखाई देता है, उसे ही टापू कहते हैं। स्पष्ट समझ रहे हो टापू का मतलब? तो पानी से घिरे स्थान का बीच का कोई भाग जो पानी से छूटा है, सूखा हुआ है, उसे टापू कहते हैं। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, चारों ओर पहाड़ के बीच में तिंगरी का विशाल मैदान था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी, जिनमें एक दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर भी दिखाई पड़ती थी। चारों ओर तो पहाड़ था ही, बीच में भी एक छोटी सी पहाड़ी थी मैदान में। चारों पहाड़ों के बीच छोटा सा मैदान था, जिसमें चारों पहाड़ों के बीच एक मैदान था, जिसे क्या कहा गया है? तिंगरी का विशाल मैदान। और उस विशाल मैदान में भी एक छोटी सी पहाड़ी थी, समझे? मैदान के भीतर एक छोटी सी पहाड़ी, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। ऐसा लगता है समाधि लिया हुआ, तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी के विशाल मैदान के पास ही, तिंगरी के विशाल मैदान के अंदर ही एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसका नाम क्या है? तिंगरी समाधि गिरी। गिरी का मतलब ही होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़, पहाड़ी। समझ रहे ना? तो गिरी पहाड़ी को कहते हैं। तो ये तिंगरी समाधि गिरी उसका नाम है। कहाँ पर वो है? तिंगरी के विशाल मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसका नाम क्या है? तिंगरी समाधि गिरी। और तिंगरी का विशाल मैदान किससे घिरा हुआ है? चारों पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो उसे कैसा माना है लेखक ने? एक टापू की तरह माना है। क्लियर? समझ रहे हो ना? समझ में आया? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। देखो ये हर जगह सुमति के यजमान। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म हो जाते नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। अब गंडा का अर्थ समझिए। गंडा क्या है? गंडा किसको कह रहे हैं? एक जगह लिखा था कंडे फूंक डालो। कंडे का मतलब ईंधन, समझ रहे हो ना? और गंडा क्या होता है? गंडा होता है मंत्र पढ़ा हुआ कपड़े का टुकड़ा। मंत्र पढ़ा हुआ कपड़े का टुकड़ा। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे धागा पंडित जी बांटते हैं मंत्र पढ़ करके, उसी प्रकार से बोध गया में भी बौद्ध धर्म गुरु लोग गंडे बांटते हैं। समझ रहे हो ना?
वो बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दिया जाता है। तो वहां के लिए सुमति धर्म गुरु था। वह उन लोगों के पूजा पाठ में उन लोगों का पूजा पाठ करवाते थे। फलस्वरूप उनके चारों ओर यजमान भरे हुए थे और वह यजमानों को क्या देता था? गंडे देता था। वो कहाँ का होता था? बौद्ध गया का लाया हुआ। बौद्ध गया से लाए हुए उस कपड़े के टुकड़े को वह बौद्ध अनुयायियों को दिया करता था, अपने यजमानों को दिया करता था, जिसे क्या कहते हैं? गंडा कहते हैं। तो देखो ये जब आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे? कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों, चीर करके बत्तियों की तरह बना हुआ कपड़े की पतली पतली चीर करके, कपड़े को पतला पतला चीर करके, फाड़ करके, काट करके बत्तियों के गंडे खत्म नहीं होते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म। देखो ये अंधविश्वास कैसा था। जब बोध गया से लाए गए कपड़े गंडे खत्म हो जाते थे तो क्या करते थे सुमति? किसी कपड़े से बोध गया का गंडे बना लेते थे, कहीं और से भी लेकर के, खरीद करके, कहीं और का ला करके उसको भी यह कर करके यजमान को देते थे, बोध गया से लाया हुआ यह गंडा है, ला करके दे देते थे। और वह उसी गंडे को बांटने के लिए अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, और इसके लिए टिंगरी समाधिगिरी पहुंचने के बाद टिंगरी समाधिगिरी पहुंचने के बाद लेखक से क्या अनुमति मांगते हैं? आगे जाने की अनुमति मांगते हैं कि आप यहाँ रहिए, मैं अपने यजमानों से मिलकर तुरंत शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन लेखक को यह विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके कितने यजमान हैं, हर जगह इनके भरे हुए हैं यजमान। तो उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके इतने यजमान हैं कि शीघ्र लौट नहीं आएंगे, वह जल्दी नहीं आ पाएंगे। उनको यह विश्वास नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये यजमानों के पास जब जाएंगे तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, 1 सप्ताह उनका वहीं लग जाएगा यजमानों से मिलने में ही। इतने लोकप्रिय हैं ये, इतने उनके यजमान हैं कि वह शीघ्र लौट नहीं आएंगे, वह 1 सप्ताह लगा ही देंगे, लगभग 1 सप्ताह उनका लग ही जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। सुमति वहां उनको रख करके आसपास के गांव जाना चाहता था ताकि वह अपने यजमानों से मिले। लेकिन लेखक ने को लगा कि वह हफ्ता भर उधर समय लगा देंगे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जिस गांव में ठहरोगे उस गांव में भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। इसके लिए मैं तिब्बत की राजधानी लहासा पहुंचने के बाद तुम्हें रुपये दे दूंगा। समझ रहे हो ना? जैसे मंत्र पढ़ करके पंडित जी धागा बांधते हैं तो पैसे देते हैं ना, तो वो भी गंडे देते होंगे, उसके बदले में यजमान उन्हें पैसे देते होंगे। तो वो एक प्रकार का इनका ये कमाई है। तो लेखक क्या कहते हैं कि तुम जिस गांव में हम ठहरेंगे उसी गांव में अपने यजमान से मिलो और गंडे बांट दो, आसपास के गांव में मत जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें लहासा पहुंचने पर पैसे दे दूंगा। इस प्रकार से लेखक उन्हें नहीं जाने की अनुमति देती है। मैंने इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया, सुमति राजी हो गई, मान गई उनकी बात को। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। दूसरे दिन वह क्या ढूंढने लगे? भरिया। भरिया क्या होता है?
भरिया भार ढोने वाला, बोझा ढोने वाला, सामान ढोने वाला और यात्रियों को भी ढोने वाला होता है, समझे, उसे ही भरिया कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये सब, पहाड़ी क्षेत्र में ये सब देखा जाता है। जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो बहुत लोग चलने में असमर्थ होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, भरिया होता है, वह अपने साथ जो रखता है उसमें पालकी में बैठा करके ले जाता है, तो उसे कहते हैं भरिया। तो यह भी लेखक भी भरिया ढूंढने लगे। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, समझ में आ गया भरिया का मतलब, भार ढोने वाला, बोझा ढोने वाला, सामान ढोने वाला, जो मनुष्य चलने में असमर्थ है उसको भी ढोने वाला, उसे क्या कहते हैं, भरिया। लेकिन कोई ना मिला, सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। अब लंगोर से आगे टिंगरी गए, टिंगरी समाधि गिरी पहुंचे, उन्हें लहासा जाना था, उनका जाना था, मंजिल कहाँ थी, लहासा, तिब्बत की राजधानी पहुंचने की। तो जब अब वहां से आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे चल देते तो ठीक रहता, मौसम अच्छा रहता, लेकिन वो किस समय चल रहे हैं, 10-11 बजे। तो बर्फीले प्रदेश में, पहाड़ी इलाका में जब धूप भी होती है ना तो बहुत तीखी धूप होती है। 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। देखोगे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। वातावरण संबंधी कठिनाई क्या है, बहुत तेज धूप, 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी इलाका है, बर्फ गिरता है, धूप तीखी है, लेकिन कपड़े ढक लेने के बाद धूप, गर्मी उसकी खत्म हो जाती है। और आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, बहुत लेट से निकले थे, देर में उन लोग यात्रा शुरू किए थे वहां से चलने का, तो 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। ललाट क्या है, धूप से जल रहा है। देखो दोनों तरफ विपरीत स्थिति, दोनों तरफ विपरीत परिस्थिति। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे जो है बर्फ का, पीठ पीछे जो है, पीठ में क्या है, पीछे कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया, ऊंचाई की चढ़ाई की तैयारी करनी होती है तो डंडा लेकर के आसान होता है यात्रा करना। डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, एक और यजमान से मिलना चाहते थे वह। इसलिए क्या हुआ, आगे बढ़ गए टिंगरी से, वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। सुनोगे, अब वो टिंगरी से कहाँ चलने लगे, टिंगरी में भी उनके यजमान थे, लेकिन एक विशेष यजमान से मिलना चाहते होंगे, इसलिए कहाँ चले, सेकर बिहार। कहाँ चले, सेकर बिहार की ओर चलने की बात करते हैं। किनसे, सुमति किनसे करते हैं, लेखक से करते हैं। क्या एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार को चलने को कहा, उनको के लिए कहा। आदमी मिलने का बहाना कर, आदमी उधर मिलेगा यह बहाना कर वो सेकर बिहार की ओर चलने के लिए लेखक से कहते हैं। जबकि पीछे इसका क्या काज था, तो वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है,
जागीरदार, जमीन का मालिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। देखो कि तिब्बत की भौगोलिक, वहाँ के लोगों के रहन सहन, वहाँ की जमीन के प्रति मालिकाना हक किस प्रकार से। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। मठों, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध मठ, उनके हाथ में बहुत अधिक हिस्सा रहता है। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है। छोटे बड़े जागीरदार होते हैं, जमीन के मालिक, और वह भी बहुत सारा हिस्सा मठ के अधिकार में होता है। मठ यानी बौद्ध भिक्षुओं के अधिकार में हो जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, और जो जागीरदार होते हैं अपनी अपनी जमीन में खेती कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। समझिए, अब बेगार का मतलब समझो। बेगार में मजदूर का मिलना, इसके लिए क्रांति भी हुई थी। बेगार में काम नहीं लेना है। तो बेगार का मतलब क्या होता है? बिना पारिश्रमिक लिए काम करना, बिना मेहनताना लिए काम करना, उसे क्या कहते हैं? बेगार। समझ रहे हो ना? श्रमिक बिना मेहनताना लिए काम करते हैं। तो तिब्बत में बेगार में बहुत सारे मजदूर मिल जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। बिना पारिश्रमिक के लिए किसी से काम नहीं लेना चाहिए। 1929 में यहाँ पर इसके लिए क्रांति हुई थी। बेगार में काम नहीं लेना चाहिए। मजदूरों को बिना पैसा दिए उनसे काम नहीं लेना चाहिए। तो तिब्बत में क्या है? बेगार में मजदूर मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। खेती का काम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, और जो जागीरदार हैं वह अपने जमीन पर जो खेती होती है उसकी देख रेख के लिए भिक्षु को भेजते हैं। कौन भिक्षु? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु को खेती का काम देखने के लिए भेजते हैं। और वह बौद्ध भिक्षु का क्या स्थान है वहां पर से देखोगे, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। जागीर का जो आदमी है, जमीन का जो आदमी है, उनके लिए इतनी अहमियत उन्हें दी जाती है। राजा से कम नहीं होता है। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। सेकर की खेती के मुखिया जो भिक्षु थे, जो राजा से कम नहीं जिनको माना जाता है, तो वहां के खेती के जो मुखिया थे, भिक्षु जो थे, नमसे नाम था, वो बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत अच्छे इंसान थे। भद्र पुरुष होने के कारण जब वह लेखक से मिलते हैं तो किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करते हैं, वह अब आगे मैं आपको बतलाऊंगी। सुनोगे तो वहां एक भिक्षु सेकर विहार के भिक्षु थे, जिनका नाम क्या था? नमसे। वह मिले। वह कैसे थे? बड़े भद्र पुरुष थे, भले थे, अच्छे नेक विचारों वाले थे। तो वह भद्र पुरुष मिले, बहुत प्रेम से मिले। किनसे? लेखक से। जबकि लेखक की वेशभूषा कैसे थी? भिखारियों की तरह थी। भिखारियों की तरह होने के कारण लेखक को यह लगा, विश्वास भी नहीं था कि कोई उनसे अच्छा से मिल भी सकता है। लेकिन वो भिक्षु इतने अच्छे थे, वो वेशभूषा के आधार पर उनसे व्यवहार नहीं किए, वैसा आचरण नहीं किए। वेशभूषा के आधार पर आचरण में परिवर्तन उनमें नहीं देखा गया। वो कैसा किए? उनके साथ बड़े प्रेम से मिले उनसे, और उन्हें एक प्रेम से मिले। उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए,
कि एक अच्छे व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान यहाँ है, उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा लेखक को विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि भिखारी के वेश में थे और उनके साथ जिस प्रकार से मिले भिक्षुणम से, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर बौद्ध धर्म ग्रंथ है। कंजूर क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बुद्ध वचन अनुवाद की पोथी है ना। बुद्ध वचन कंजूर जो है बुद्ध वचन अनुवाद की पोथी है, समझे? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये, बुद्ध वचन अनुवाद की पोथी। बौद्ध वचन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। बहुत साफ साफ लिखा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। 103 पोथियां थी और एक एक पोथी 15-15 शेर से, किलो से थोड़ा सा कम शेर होता है, 15 शेर, एक एक पोथी 15 शेर से, एक शेर को कहते हैं किलो से थोड़ा सा कम, तो 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पहले सुमति को उन्होंने जाने नहीं दिया। जब उन्होंने आसपास के गांव में गड्ढे बांटने की बात कही तो लेखक उन्हें नहीं जाने दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, सप्ताह भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बार जब वह जाने की अनुमति मांगा, जाने की बात कही, तो लेखक उन्हें खुशी खुशी जाने दिया। क्यों? क्योंकि साहित्यकार थे, साहित्यकार के साथ साथ बौद्ध धर्म अनुयायी थे, तो उनके हाथ एक ऐसी पुस्तक लग गई, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक हाथ लग गई। अब उसको वो पूरी तरह से पढ़ना चाहते थे, ज्ञान अर्जन करना चाहते थे, और उसमें बहुत उसके अध्ययन में समय लगता। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। इसका मतलब क्या हुआ? पुस्तक के अंदर घुस गए? नहीं, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी पुस्तक पढ़ने में वे रम गए, पूरी तरह पुस्तक पढ़ने में वे रम गए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो देखो यहाँ एक प्रश्न बनता है, पहले जाने से रोका, बाद में जाने की अनुमति दी। क्यों पहले जाने से रोका? क्योंकि वह जाते सप्ताह भर लगा देते और लेखक अकेले सप्ताह भर उनकी प्रतीक्षा करते रहते, उन्हें मन नहीं लगता। दूसरी बार जाने की अनुमति क्यों दे दी? क्योंकि अब वह उनके हाथ बौद्ध धर्म पुस्तक उनके हाथ लग गई थी। अब बौद्ध धर्म पुस्तक उनके हाथ लग गई थी, उसका पूरा अध्ययन करके ज्ञान अर्जन करना चाहते थे, इसलिए उन्हें जाने की अनुमति दी। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक चाहते थे अधिक समय उन पुस्तकों का, उन ग्रंथों का अध्ययन करना, जो कि 15-15 शेर की पोथियां थी, उनका अध्ययन करने के लिए अधिक समय चाहिए था। वो समझे कि अभी सुमति गए हैं, 2-3 दिन तो उनका उधर ही लग जाएगा यजमानों के पास गड्ढे बांटने में, लेकिन वह उसी दिन दोपहर को आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया
और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। समझे ना? शेखर विहार, फिर तिंगरी गांव, फिर लहासा वो पहुंच जाएंगे। तो तिंगरी गांव वहां से अधिक दूर नहीं था। सुमति के यहाँ पर आ जाने के बाद फिर अपना अपना सामान पीठ पर लेकर के भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वो वहां से चल पड़े। इसी के बाद कहानी समाप्त हो गई। तो बच्चे पूरी तरह से कहानी समझ गए तुम लोग? लहासा की ओर जाने में किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे लोग मिले, कैसा वहां का जनजीवन था, कैसे खान पान थे, कैसा व्यवहार, कैसे खतरनाक रास्ते आदि पार करने पड़े, ये सब तुमको इस पाठ में देखने को मिला है। अब बच्चे आगे बढ़ोगे। अब मैं आप लोगों को इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न का उत्तर बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनोगे। प्रश्न पढ़ने के पाठ पढ़ने के साथ सारे प्रश्न का उत्तर अब तुम लोग बना सकते हो। फिर भी हम इसकी व्याख्या करते रहे हैं, समझोगे ध्यान से बच्चे। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद, सुनोगे, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला सका। क्यों? बतला चुके हैं ना, पाठ पढ़ाने के दौरान हम ये बातें बतलाए हैं। क्या है? थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला। इसका मुख्य कारण है संबंध का प्रभाव, है ना। सुमति के जान पहचान के लोग, सुमति साथ में थे और वैसे समय में वे पहुंचे थे। जान पहचान के लोग उनको ठहरने के लिए उचित स्थान दे दिया। तो समझिए पहले क्यों मिला भिखमंगे को इस रहने बावजूद? संबंध के प्रभाव के कारण, सुमति के जान पहचान के लोग रहने के कारण उन्हें अच्छे स्थान मिले और वैसे समय में पहुंचे। शाम का समय नहीं होगा, शाम से पहले पहुंचेंगे, तभी उन्हें उचित स्थान रहने के लिए मिला। जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वे वैसे समय में पहुंचे, वह शाम वक्त में था। शाम के समय में वहां के लोग क्षण पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। वो अपने होश में नहीं रहते हैं। वो होश में नहीं रहते हैं क्योंकि नशीले पदार्थ का शाम के समय उन लोगों को सेवन करने की आदत है। तो शाम के समय नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण वो पूरी तरह से उसमें नहीं रहते हैं। इसलिए भद्रवेश में होने के बावजूद उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्लियर? पहले पाठ प्रश्न का उत्तर समझ गए। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण साथियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण साथियों को, यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? बतला चुके हैं ये भी पढ़ाने के दौरान। तो क्योंकि हथियार कानून न रहने के कारण जान माल का भय बना रहता था। जान माल, जान भी जा सकती है, माल भी लुटा सकता है, क्योंकि गुप्तचर विभाग पर वहां खर्च नहीं किया जाता था। फलस्वरूप लाठी डंडी की तरह बंदूक पिस्तौल का प्रयोग वहां के लोग करते थे। निर्जन स्थान में वो मार भी दे, कोई उसकी
खोजबीन नहीं होती थी। तो जान जाने की, माल लूटने का भय उन्हें बना रहता था। समझ गए? तो क्या भय बना रहता था? जान माल का भय, जान माल चले जाने का भय बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? वो भी मैं बतला चुकी हूँ। बच्चे तुम लोग को अच्छा से लिख लोगे कॉपी में, फेयर कॉपी बनाओ और प्रश्न उत्तर हल करते चले जाओगे। पढ़ाने के दौरान सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बतला दिया गया है। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? तो क्या था? 2 कारण थे। 2 कारण कौन कौन से थे? एक, उनका घोड़ा सुस्त हो गया था। उन्हें जो घोड़ा मिला था वह घोड़ा क्या था? सुस्त था। इस कारण उनका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। और दूसरा कारण क्या था? एक जगह 2 रास्ते निकल रहे थे, बायां और दायां। उन्होंने बाएं रास्ते को अपना लिया। दायां रास्ता उनका मंजिल था लंकोर का, वो बाएं रास्ते को अपना लिया। फलस्वरूप वो अपने साथियों से पीछे पड़ गए। समझ में आ रहा है बच्चे? ये तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम लोग समझ गए? सबको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहली बार जाने से रोका, अभी बतलाएं आप लोगों को। पहली बार जाने से रोका क्यों? वो अकेले में उनका मन उब जाता है ना। लेखक अकेले क्या करते? सुमति साथ में कुछ समय कट जाता, सुमति चले जाते तो अकेले में उनके पास कुछ करने का नहीं था, तो उन्हें मन नहीं लगता। और वो यह भी जानते थे कि सुमति की जान पहचान के लोग बहुत हैं, यजमान बहुत हैं, वो जाएंगे तो बहुत समय लगा देंगे, सप्ताह भर उन्हें उनकी प्रतीक्षा करने में लग जाएगी, सप्ताह भर बाद आएंगे, इसलिए उन्हें जाने से रोक दिया। अकेले होने के कारण सुमति को जाने से रोकते हैं कि उनके इतने पहचान के यजमान हैं कि वहां जाएंगे तो बहुत समय लगा देंगे, तो उन्हें सप्ताह भर उनकी प्रतीक्षा में लग जाएगी, इसलिए जाने से रोका। किंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरी बार लेखक ने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि रोकने का प्रयास, क्योंकि उनके हाथ क्या लग गई थी? बुद्ध वचन अनुवाद की पोथी, 103 पोथियां लग गई थी उनके हाथ, और एक एक पोथी 15-15 सेल की थी। उसके पढ़ने में, वो पुस्तकों को पढ़ने में रम गए थे, इसलिए उन्हें जाने से नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? बुद्ध वचन से जुड़ी हुई कंजूसी के ग्रंथ पढ़ने में वो रम गए थे, इसलिए उन्हें जाने से नहीं रोका। तो बच्चे सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक समझ गए तुम लोग? प्रश्न 1, 2, 3, 4 यहाँ तक बतला चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखोगे, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? शुरू में ही पाठ में दिया हुआ है कि इस यात्रा में बहुत अधिक कठिनाइयां थी, तो आराम के भी कुछ साधन थे, आराम की भी कुछ बातें थी। तो कठिनाइयां बहुत अधिक थी, बहुत ऊंची चढ़ाई थी, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते थे, तेज धूप ललाट पर लग रही है, बर्फीली हवा पीठ पर लग रही है, डाकू लुटेरों का भय दौड़ा बना रहता था, भरिया नहीं मिल सका, गलत रास्ते अपना लिए, सुस्त घोड़ा था,
ये सब कठिनाई थी लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान लेखक को इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देख रहे हो ना, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते, तेज धूप, बर्फीली हवा, डाकू पेड़ों का घर, हरियाणा मिलना, घोड़ा सुस्त होना, रास्ता भटक जाना। इस प्रकार से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समझ रहे हो? इस प्रकार की कठिनाइयां लेखक को तिब्बत यात्रा के दौरान सहनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इस पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो शुरू में दिखाया गया ना, जाति पाति का भेद, छुआछूत, जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियां पर्दे में नहीं रहती थी, खुलकर अजनबी से मिलती थी। वहां पर क्या क्या चीज था? गुप्तचर विभाग पर पैसे खर्च नहीं किए जाते थे। लाठी डंडे की तरह बंदूक पिस्तौल लेकर लोग चलते थे। वहां की यही संस्कृति थी। और वहां और क्या क्या चीज देखने को मिला? वहां के लोग बौद्ध धर्म अनुयायी थे, प्रायः लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। इसके अलावा वहां की जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी और प्रत्येक जागीरदार और जमीन, अब बहुत सारी जमीन जागीरदारों की मठों के अधीन था। और मठ जो भिक्षु को खेती के देखभाल के लिए भेजा जाता था, वह राजा से कम नहीं होता था। इसके अलावा अंधविश्वास था। देखोगे तिब्बती समाज कैसा था? जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं, पर्दा प्रथा नहीं, ये गुप्तचर विभाग पर खर्च नहीं, पैसे खर्च नहीं होते थे, डाकू लुटेरों से भरा हुआ समाज था वहाँ का। और लोग वहाँ पर वहाँ की जमीन जागीरदारों में बटी थी, बौद्ध धर्म अनुयायी थे, अंधविश्वास था, कहीं का भी कपड़े का गंटे ला करके लोगों को दिया जा सकता था, लोग विश्वास कर लेते थे। इसके अलावा वहाँ बेगार में काम नहीं होता था, लोग मजदूरी करते थे, मजदूरों को बिना पैसा दिए, तो बेगार प्रथा भी थी। इस प्रकार से वहां पर देखा गया है उसमें कि उस समय का तिब्बती समाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका क्या अर्थ है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो क्या लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया? ये होगा? नहीं। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी? ये होगा? नहीं। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा हुआ था? नहीं, यह भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, पुस्तकों को पढ़ने में तल्लीन हो गया था। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से आपका यह पूरा लहासा पाठ के सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको बतलाया। अब एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, क्या वेशभूषा के आधार पर किसी के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सादे वस्त्र में हैं लेकिन उच्च विचार वाले होते हैं, साधु महात्मा संत, वैसे लोगों के साथ हम क्या वैसा ही उनके साथ व्यवहार करेंगे? उनकी वेशभूषा को देखकर उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करेंगे? और जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो लुटेरा है और भद्र पुरुष की भांति वेशभूषा में है, तो क्या उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें? नहीं, वेशभूषा को ही प्रधानता नहीं देनी चाहिए। हाँ, यह बात सही है कि वेशभूषा बहुत मायने रखता है व्यक्तित्व की पहचान की। व्यक्तित्व की पहचान में वेशभूषा मायने रखता है। सबसे पहले वेशभूषा से किसी व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, साधारण हो लेकिन सलीके की होनी चाहिए।
लेकिन साधारण वेशभूषा से को देखकर उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वेशभूषा पहनावा ओढ़ावा सही होना चाहिए, लेकिन महंगा और सस्ता के आधार पर आज उसके साथ व्यवहार नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुन लिए, समझिए। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तुम लोगों का काम है सारे पाठ का, इस पाठ का प्रश्नोत्तर हल कर लेना। धन्यवाद।